नमस्कार मित्रों, मैं अनुज कुमार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको हिंदी भाषा का इतिहास बताने वाला हूं। इसके अंतर्गत हिंदी भाषा का जन्म, उसकी उपभाषाएं, उसकी बोलियां और उन बोलियों का क्षेत्र के बारे में बताऊंगा और इससे संबंधित और अनेक बातें आपको बताने वाला हूं। तो मित्रों, जब हम हिंदी की बात करते हैं तो संस्कृत की याद आ जाती है। हमारी हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है। तो हिंदी की जो आदि जननी है वो संस्कृत है। संस्कृत से हिंदी बनने में 2500 साल लग गए हैं। संस्कृत से जो हिंदी बनी है अचानक नहीं बनी है, कई चरणों से गुजरकर बनी है। आज की जो हिंदी है वो संस्कृत भाषा का नवीनतम रूप है। संस्कृत ही बदलते 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 हिंदी बन गई है, अचानक नहीं बदली है। पहले पुरानी भाषा जो संस्कृत है, संस्कृत के भी दो पार्ट हैं, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। उसके बाद पाली भाषा का जन्म हुआ। पाली भाषा के बाद प्राकृत भाषा का जन्म हुआ। यानी प्राकृत जो है पाली से सरल है, भाषा जो है सरलता से कठिनता से सरलता की ओर चलती है। यानी भाषा सरल होते जाती है। भाषा हमेशा परिवर्तनशील है। इस परिवर्तनशीलता में कठिनता से सरलता की ओर चलती है। वैदिक संस्कृत काफी कठिन थी, लौकिक संस्कृत उससे आसान हो गया। फिर लौकिक संस्कृत से पाली भाषा का जन्म हुआ, पाली भाषा उससे आसान हो गई। पाली से प्राकृत भाषा का जन्म हुआ, प्राकृत से अपभ्रंश भाषा का जन्म हुआ। अपभ्रंश की अंतिम अवस्था को अपहठ बोलते हैं। उसके बाद हमारी हिंदी का जन्म हुआ। ये जो मैंने बताया वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत के बारे में, इसकी अवधि के बारे में भी बताऊंगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारी हिंदी का जन्म कैसे हुआ है। चलिए, हिंदी का जन्म इसमें इसका इतिहास पढ़ाया जाता है, उपभाषा पढ़ाया जाता है। आगे तीर का निशान लगे। उसके बाद बोली, उसके बाद उसका क्षेत्र बताया जाता है। अगर हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा का इतिहास बताया जाता है। उसके बाद उसकी कितनी उपभाषाएं हैं, उसकी बोलियां, एक उपभाषा में अनेक बोलियां होती हैं, और उन बोलियों का क्षेत्र। चलिए आइए चलते हैं कि हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि हिंदी की जननी संस्कृत है। संस्कृत का बोलचाल का जो काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। देखिए, संस्कृत का काल है, संस्कृत भाषा की अवधि, पीरियड 1500 बीसी से, यानी ईसा पूर्व से 500 बीसी तक, यानी ईसा पूर्व तक। यह संस्कृत का बोलचाल का काल है, संस्कृत की अवधि है। अब संस्कृत भाषा को दो कालों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। यह है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। इसकी अवधि क्या है और इसमें दोनों में अंतर क्या है, ये आपको यहां बताने वाले हैं।
संस्कृत को दो भागों में बांटा गया। पहला है वैदिक संस्कृत, दूसरा है लौकिक संस्कृत। इसकी जो पीरियड है, अवधि है वैदिक संस्कृत का 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, ये वैदिक संस्कृत की अवधि है, बोलचाल का काल है। यह भाषा काफी कठिन है, कठिन भाषा है। इसमें चारों वेद लिखे गए, आरण्यक लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए और उपनिषद लिखे गए। वैदिक संस्कृत मुख्यतः धार्मिक भाषा है, यानी इसमें जितनी भी किताबें हैं धार्मिक किताबें हैं। लिखिए, हम धार्मिक ग्रंथ है। ये वैदिक संस्कृत की विशेषताएं हैं। यानी वैदिक संस्कृत की जो अवधि है 1500 ईस्वा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, यह भाषा कठिन थी और इसमें वेद लिखे गए, आरण्यक लिखे गए, ब्राह्मण लिखे गए, उपनिषद लिखे गए। उपनिषद को वेदांत भी बोलते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है और जो वैदिक ग्रंथ के जो ग्रंथ है वो अधिकतर धार्मिक ग्रंथ ही हैं। अब आते हैं लौकिक संस्कृत, यानी लोगों का संस्कृत, लोगों की जो बोलचाल की संस्कृति। वैदिक संस्कृत कठिन है, लौकिक संस्कृत आसान है। वैदिक संस्कृत को जो आसान किया गया, जो आसान रूप ले ली, वो बना लौकिक संस्कृत। इसकी जो अवधि है 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक। कहीं कहीं इसकी जो अवधि होती है लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत की, कि 1500 बीसी तक 800 बीसी तक का जो काल है वो वैदिक संस्कृत का है। तो और लौकिक संस्कृत का काल ऐसा हो सकता है कि 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, यानी तब लौकिक संस्कृत की अवधि मात्र 300। कहीं कहीं ऐसा होता है, लेकिन अधिकतर जगह लौकिक संस्कृत का पीरियड है 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक। लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत का जो पीरियड है इसमें थोड़ा मतभेद है, लेकिन मित्रों मेरा कहना है कि साहित्य में और भाषा में थोड़ा मतभेद होता है। तो नियम जो बनाए जाते हैं बहुमत के आधार पर बनाए जाते हैं, उसी आधार पर वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत का अवधि का काल निर्धारण किया गया है। तो लौकिक संस्कृत का पीरियड ये हुआ। इसमें यह सरल भाषा है, लौकिक संस्कृत सरल भाषा है। और इसमें इसका जो पहला ग्रंथ है रामायण, वाल्मीकि रामायण, उसके बाद महाभारत, पुराण। लौकिक संस्कृत सरल है। लौकिक संस्कृत का पहला ग्रंथ रामायण है, वाल्मीकि रामायण, जिसे आदि ग्रंथ भी बोलते हैं। लौकिक संस्कृति का आदि ग्रंथ भी कहा जाता है, आदि काव्य भी कहा जाता है। आदि काव्य कहना ज्यादा अच्छा है। महाभारत लौकिक संस्कृत में है, पुराण। यह सरल है। इसमें विविध विषय मिलते हैं, धर्म ग्रंथ मिलते हैं, ज्योतिष मिलते हैं, आयुर्वेद मिलते हैं, तकनीकी मिलते हैं, राजनीति मिलती है। अब आते हैं लौकिक संस्कृत के बाद। लौकिक संस्कृत आसान बनी, लोगों को लौकिक संस्कृत बोलना कठिन लगने लगा, तो एक नई भाषा का जन्म हुआ, पाली का। यानी लौकिक संस्कृत जब आसान बनी तो पाली भाषा का जन्म हुआ। चलिए अब चलते हैं पाली का काल। पाली, मित्रों पाली भाषा का जो काल है 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। पाली भाषा का जो अवधि है 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। पाली भाषा लौकिक संस्कृत से भी सरल हो गई। भगवान बुद्ध की भाषा पाली है।
यानी भगवान बुद्ध जो है पाली भाषा में उपदेश देते थे। और बौद्ध ग्रंथ जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों की जो भाषा है पाली है। हालांकि बौद्ध ग्रंथ संस्कृत में भी है और भाषाओं में है। मेरे कहने का मतलब कि भगवान बुद्ध पाली भाषा में उपदेश देते थे, उनके उपदेश पाली में है या बौद्ध ग्रंथ पाली में है। अब हम आगे चलते हैं। पाली भाषा का दूसरा नाम है पहली प्राकृत। पाली को प्रथम प्राकृत भी वो कहा जाता है। पाली भाषा को प्रथम प्राकृत कहा जाता है। इसमें प्रश्न किस तरह आएंगे? आपसे पूछा जाएगा कि लौकिक संस्कृत के बाद किस भाषा का जन्म हुआ, तो पाली भाषा का जन्म हुआ। पाली भाषा की अवधि क्या है, तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। भगवान बुद्ध की भाषा कौन सी है, तो पाली है। बौद्ध ग्रंथ की सबसे प्रमुख भाषा कौन सी है, तो पाली है। प्रथम प्राकृत किसे कहा गया है, पाली को कहा गया है। त्रिपिटक किसमें है, यानी बौद्ध ग्रंथ है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभी धम्म पिटक, तो पाली में है। अब पाली भाषा जब आसान बन गई, देखिए मैं बार बार कहता हूं कि भाषा परिवर्तनशील है, कठिनता से सरलता की ओर चलती है। पाली भाषा भी सरल बनी तो प्राकृत का जन्म हो गया। चलिए अब आते हैं प्राकृत भाषा का काल। प्राकृत भाषा का जो काल है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, यह प्राकृत भाषा का काल है। यानी पाली भाषा जब सरल हुई तो प्राकृत भाषा का जन्म हुआ। भगवान महावीर की भाषा प्राकृत है। जैन ग्रंथ प्राकृत में है। आपसे पूछा जाएगा कि भगवान महावीर किस भाषा में उपदेश देते थे। भगवान महावीर पाली भाषा प्राकृत भाषा में उपदेश देते थे। जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में है। और प्राकृत भाषा की अवधि क्या है, तो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। इसमें प्राकृत से प्रश्न इस तरह आपसे पूछा जाएगा। अब प्राकृत भाषा जब आसान बनी तो अपभ्रंश भाषा का जन्म हो गया। अपभ्रंश। अब आते हैं अपभ्रंश। भाषा हमेशा परिवर्तनशील है। प्राकृत भाषा जब आसान बन गई तो अपभ्रंश कहा जाने लगा। अपभ्रंश की अवधि है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। कहीं कहीं 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी भी हो सकता है। 1100 ईस्वी तक होता है, क्योंकि भाषा को बनने में और उसका प्रचलन बंद होने में समय लग जाता है। 100, 200, 150 साल का फर्क पड़ जाता है। और अपभ्रंश की जो अवधि है उसमें थोड़ा सा मतभेद है, क्योंकि कोई भी भाषा अचानक नहीं बनती है, बनने में थोड़ा समय लग जाता है। तो मेरे कहने का मतलब कि अपभ्रंश भाषा की जो अवधि है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। कोई विद्वान 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक, कहीं कहीं 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक भी लिखा रह सकता है। तो इसमें ज्यादा परेशान होने की बात नहीं, क्योंकि थोड़ा मतभेद होता है। कोई भी नियम में 100% मत नहीं होता है, मतभेद होता है। लेकिन मैंने बताया मित्रों कि नियम जो बनाए जाते हैं वो बहुमत के आधार पर ही होते हैं। कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि अपभ्रंश भाषा का काल 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक या 1200 ईस्वी तक भी हो सकता है, या अपभ्रंश भाषा का काल 600 से 1100 या 1200 ईस्वी हो सकता है। ठीक है, लेकिन सबसे मेन ये है अपभ्रंश। अब अपभ्रंश को द्वितीय प्राकृत भी कहा गया है। तृतीय प्राकृत अपभ्रंश भाषा को तृतीय प्राकृत भी कहा जाता है।
पहली प्राकृत पाली, द्वितीय प्राकृत, प्राकृत तो है ही, तीसरी प्राकृत जो है अपभ्रंश को कहा जाता है। अब अपभ्रंश की अंतिम अवस्था को अबहठ कहते हैं। अबहठ याद रखिएगा, अबहठ कहते हैं। हालांकि देखा जाए तो अबहठ कोई अलग से भाषा नहीं है, अपभ्रंश की अंतिम अवस्था है। अबहठ की जो अवधि है 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, ये याद रखिएगा। अपभ्रंश की जो अवस्था है 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक अबहठ का पीरियड है। हम अपभ्रंश को, अपभ्रंश का मतलब हम अबहठ को अपभ्रंश का भी अपभ्रंश कह सकते हैं। देखिए, अबहठ को हम अपभ्रंश का अपभ्रंश कह सकते हैं, अपभ्रंश का भी अपभ्रंश अबहठ को कह सकते हैं। अपभ्रंश और अबहठ में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ले देकर एक ही भाषा है, लेकिन आरंभिक रूप को अपभ्रंश बोलते हैं और अंतिम रूप को अबहठ बोलते हैं। अबहठ की जो अवधि है 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। ठीक है, अब आते हैं हिंदी का जन्म जो हुआ है अपभ्रंश से हुआ है, यानी हिंदी की जो आदि जननी संस्कृत है और आधुनिक जननी अपभ्रंश है। इसमें थोड़ा दो तरह से प्रश्न किए जाएंगे, वो हम आपको बताने वाले हैं। यानी अपभ्रंश से ही आधुनिक हिंदी और हमारी अनेक भारतीय भाषा का जन्म हुआ है। और अपभ्रंश के अनेक क्षेत्रीय रूप थे। हम कुछ प्रमुख क्षेत्रीय रूप को बताने वाले हैं और किस क्षेत्रीय रूप से हिंदी की किस बोली और किस भारतीय भाषा का जन्म हुआ है वो हम आपको बताने वाले हैं। ये प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि किस भाषा और किस बोली का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है, वो आपको बताते हैं। सबसे पहले इसमें प्रश्न कैसे किया जाएगा हम आपको बता देते हैं। देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी का जन्म किससे हुआ है। सबसे पहले प्रश्नवाचक चिन्ह है। सबसे पहले मित्रों ये बात बता देना चाहता हूं कि हिंदी जो है एक फारसी शब्द है। हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। कुछ लोग कहते हैं अरबी का, कुछ लोग कहते हैं हिंदी शब्द, नहीं, हिंदी अपने आप में फारसी भाषा का शब्द है। तो हिंदी का जन्म किससे हुआ है, इसमें प्रश्न कैसे आएगा, उत्तर कैसे दिया जाएगा, देखिए बताते हैं। ABCD, हिंदी का जन्म किससे हुआ है? पाली से, प्राकृत से, संस्कृत और अपभ्रंश। देखिए इसमें आपको अपभ्रंश उत्तर कर देना है। हिंदी का जन्म अपभ्रंश, क्योंकि अपभ्रंश जो है हिंदी की आधुनिक जननी है, इसमें आपको अपभ्रंश कर देना है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी की आदि जननी कौन सी है तो संस्कृत। अगर प्रश्न आए कि हिंदी की आधुनिक जननी कौन सी है तो अपभ्रंश। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हिंदी का जन्म किससे हुआ, देखिए हम एक मिटा रहे हैं, यहां लिखा रहेगा अबहठ, तब क्या करना है, अबहठ को ओके कर देना है, क्योंकि अपभ्रंश के बाद अबहठ का जन्म हुआ है। अपभ्रंश की अंतिम अवस्था अबहठ है। अगर ऐसे प्रश्न आए तो अबहठ पे कर देना है। चलिए अब आते हैं अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप। अपभ्रंश के अनेक क्षेत्रीय रूप थे, लोकल वर्जन थे। जिस तरह हमारी हिंदी जो है इसकी 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं, यानी बोलियां यानी हिंदी का लोकल रूप है, हिंदी के हाथ पांव हैं, कई क्षेत्रीय रूप हैं। इसी तरह प्राकृत के भी कई क्षेत्रीय रूप थे, वो हम सभी क्षेत्रीय रूप लिखाने वाले हैं और उसी क्षेत्रीय रूप से हिंदी और भारत की अनेक भाषाओं का जन्म हुआ है, ये आपको बताने वाले हैं।
देखिए, अपभ्रंश के अनेक रूप। लिखते हैं, देखिए, सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, ठीक है। ब्राचड़ अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। उसके बाद है अर्धमागधी अपभ्रंश, उसके बाद है खस अपभ्रंश, उसके बाद है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। ये अपभ्रंश के प्रमुख रूप हैं। अपभ्रंश के और अनेक रूप हैं, बहुत ज्यादा हैं। कितने हैं कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता है, विद्वानों में मतभेद है। हां, मुख्य रूप से यही है: सौरसेनी अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश, पैशाची, मागधी, अर्धमागधी, खस और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। अब किस अपभ्रंश से हिंदी की कौन सी उपभाषा और किस भारतीय भाषा का जन्म हुआ, ये हम आपको बताने वाले। प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले सौरसेनी अपभ्रंश। एक्चुअली सौरसेनी नाम कैसे पड़ा है? प्राचीन काल में मथुरा के आसपास एक जनपद था, राज्य था। उस क्षेत्र को सूरसेन कहा जाता था और उसकी राजधानी मथुरा थी, तो सूरसेन जनपद के नाम पर ही सौरसेनी नाम पड़ गया है। देखिए, सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी क्या है हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसी से राजस्थानी हिंदी का जन्म हुआ है। राजस्थानी हिंदी यानी उपभाषा है, ठीक है। पश्चिमी सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी निकली है, राजस्थानी हिंदी निकली है और इसी से गुजराती भाषा भी निकली है। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती भाषा निकली है। ये पश्चिमी हिंदी क्या है हम आपको विस्तार से बताएंगे। ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा का जन्म हुआ है। पैशाची अपभ्रंश से पंजाबी भाषा का जन्म हुआ है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का जन्म हुआ है। बिहारी हिंदी हिंदी की एक उपभाषा है। इसी से बांग्ला भाषा, असमिया यानी असमिया भाषा और उड़िया भाषा का जन्म हुआ है। यह पूछा जाता है कि बांग्ला, असमिया या उड़िया, उसमें किसी एक से पूछेगा कि उड़िया भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ, तो मागधी से हुआ। असमिया या बांग्ला का किसे जन्म हुआ, तो मागधी अपभ्रंश से हुआ। अब उसके बाद अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का जन्म हुआ। यह पूर्वी हिंदी क्या है हम आपको विस्तार से बताएंगे। पूर्वी हिंदी क्या है, इसकी कितनी बोलियां हैं, कहाँ बोली जाती है, कितने क्षेत्र हैं, इससे जुड़ी और भी बातें हम आपको बताएंगे। अब आते हैं खस अपभ्रंश से। इससे पहाड़ी हिंदी का जन्म हुआ है। हालांकि पहाड़ी हिंदी का जन्म किससे हुआ है? कुछ लोग कहते हैं सौरसेनी से, कुछ लोग कहते हैं खस से, कुछ लोग कहते हैं दोनों से मिला है। खैर, इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर यह कहना कि खस भी एक अपभ्रंश था और उससे पहाड़ी हिंदी निकली है और पहाड़ी हिंदी का प्रभाव आए। यह पहाड़ी हिंदी क्या है हम आपको विस्तार से बताएंगे। उसके बाद आता है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। इससे मराठी भाषा का जन्म हुआ है। ये मेन अपभ्रंश है, बहुत पूछे जाते हैं हिंदी के एग्जाम में, नेट के एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं। बाकी सी टेट, DSSB, यूपी टेट, लेखपाल, कांस्टेबल और व्यापम के सभी एग्जाम में इससे प्रश्न किए जाते हैं। अब चलते हैं हिंदी की उपभाषाएं। तो प्रिय विद्यार्थी, हिंदी की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। एक उपभाषाएं में कई बोलियां हैं। हम यहां 5 उपभाषाओं का नाम लिख रहे हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, यह याद रखना है।
ये बहुत पूछा जाता है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, तो 5 उपभाषाएं हैं। देखिए 5 उपभाषा लिख रहे हैं हम। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। देखिए हिंदी की 5 उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी। थोड़ा सा हम फिर रिपीट कर देते हैं कि पश्चिमी हिंदी का जन्म सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश, थोड़ा सा फिर से रिपीट हो गया क्योंकि यह बहुत मेन होता है। पूर्वी हिंदी का जन्म अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ये अर्धमागधी 6 की तरह हो गया। अर्धमागधी अपभ्रंश। बिहारी हिंदी का जन्म मागधी अपभ्रंश से हुआ है। राजस्थानी की हिंदी का जन्म सौरसेनी से हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश। पहाड़ी हिंदी का जन्म खास अपभ्रंश से हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि पहाड़ी हिंदी का जन्म खास और सौरसेनी से हुआ है। ठीक है, किसी किसी का मत हो सकता है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। एग्जाम में कैसे प्रश्न आएंगे वो हम आपको बता देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, बहुमत यह है कि पहाड़ी हिंदी का जन्म खास अपभ्रंश से हुआ है। और एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां हैं, तो हिंदी की 18 बोलियां हैं। तो मित्रों आज भर इतना ही। बाकी जो है हिंदी की बोलियां, हिंदी की 18 बोलियां हैं। कौन सी बोली किस अपभ्रंश से निकली है, कहां कहां बोली जाती है, हम इसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो बताया होगा संस्कृत से अपभ्रंश, अपभट और उसके क्षेत्रीय रूप के बारे में, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो मुद्दा मैं उठाया हूं, जो टॉपिक उठाया हूं, वो पूरा नहीं हुआ है, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। हमारा अगला वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार।